राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हमने कहा था कि हम 2 सीरीज चलाएंगे जिसमें हम 10-10, 15-15 मिनट में एक एक कवि को देखेंगे। तो एक सीरीज तो हमारी चलेगी जो आपको 12 बजे से पहले मिला था, वो 12 बजे से पहले मिल जाया करेगी वीडियो में, जिसमें हम एक पुराने आदिकाल भक्ति काल से लेखक को देखेंगे और एक चलेगी आधुनिक काल से जिसमें हम आधुनिक एक एक लेखक को देखेंगे। तो प्रतिदिन हम 2 लेखक को देखेंगे, एक आदिकाल और एक आधुनिक काल का। तो आदिकाल में हमने सरहपा से शुरू किया था और आधुनिक काल में हम भारतेंदु से शुरू करेंगे। ठीक, तो आज हम देखेंगे भारतेंदु जी को और ये बच्चन सिंह की जो बुक है उससे हम लोग देख रहे हैं। प्रामाणिक किताब है, प्रामाणिक किताबों से ये प्रश्न आते हैं। तो इस तरह आपका रिवीजन भी होगा, आप सीखेंगे भी, जानेंगे भी भारतेंदु के बारे में। तो राष्ट्रीय चेतना पहले पहल भारतेंदु जी में दिखाई देती है। भारतेंदु जिनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक अतिशय समृद्ध कुल में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र स्वयं साहित्यकार और विद्यानुरागी थे। इनके यहाँ कवियों की जमघट लगा रहता था। तो भारतेंदु जी का जन्म 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे जो खुद साहित्यकार थे, जो नहुस नाटक लिखे हैं वही। तो इनके पिता के यहाँ कवियों के जमघट लगे रहते थे। पंडित ईश्वरी दत्त, सरदार कवि, दीनदयाल गिरी, कन्हैया लाल, लक्ष्मी शंकर व्यास, गुलाब राय आदि उनके सभा सदस्य थे। बालक हरिश्चंद्र पे इस साहित्यिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। लिखते हैं, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी के जीवन का बीज मंत्र था। इसके लिए उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। 1870 में कविता वर्धनी सभा की नींव पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनेगा, कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु ने। कब की? 1870 में। इसके माध्यम से नए कवियों को प्रोत्साहित करना उनका लक्ष्य था। 1873 में उन्होंने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की। तो ध्यान देंगे, 1870 में भारतेंदु कविता वर्धनी सभा की स्थापना करते हैं और 73 में पेनी रीडिंग क्लब की। इस क्लब में लेख पाठ होता था। इस क्लब में पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपते थे। धर्म और ईश्वरी संबंधी विचारों के प्रचारार्थ उन्होंने 1873 में तदीय समाज की स्थापना की। तो ये भी बड़ा विशेष तथ्य है, आपको ध्यान देना है कि 1870 में भारतेंदु कविता वर्धनी सभा स्थापित करते हैं, 73 में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना करते हैं और 73 में तदीय समाज की भी स्थापना भारतेंदु के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? तो धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे, किंतु बाह्याडंबरों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे जन्म से उच्च वर्ग के व्यक्ति थे। भारतेंदु जन्म से तो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, किंतु कर्म से वो जन सामान्य के साथ थे। वे महारानी विक्टोरिया के प्रति श्रद्धावान थे, पर अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध थे। वे एक और रीतिकालिक रसिक थे तो दूसरी ओर आधुनिक चेतना से संपन्न थे आपके भारतेंदु जी। और इस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की कुल 35 वर्ष की अल्पकालिक अवस्था में सन 1885 में इहलौकिक लीला समाप्त हो गई। 50 में जन्म हुआ, 85 में भारतेंदु का निधन हो गया। दोनों डेट ध्यान रखेंगे, केवल 35 वर्ष का जीवन इन्होंने पाया था। पर इतने ही थोड़े समय में उन्होंने जो कुछ किया वह सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। सन 1857 ईस्वी में देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए
जनता एक प्रकार की क्रांति से गुजर चुकी थी। इसके फलस्वरूप महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र निकला और कंपनी के राज्य की परिसमाप्ति हो गई। लेकिन इससे अंग्रेजों की नीति में कोई मौलिक अंतर नहीं आया। थोड़े ही दिनों में लोग इस कपटपूर्ण घोषणा पत्र की वास्तविकता को समझ गए और राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में संलग्न हो गए। आगे कहते हैं कि इससे भी बड़ा काम भारतेंदु ने ये किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। तो ये सबसे बड़ा काम भारतेंदु जी किए कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाए और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। किसने? भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी के कार्यों का लेखा जोखा अथवा उनके ऐतिहासिक रोल का आकलन करने के लिए उनके द्वारा संचालित या प्रकाशित 3 पत्रिकाओं कविवचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 होना चाहिए, 73 यहाँ दिया है, 74 के पन्नों को उलटना पड़ेगा। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो भारतेंदु जी का है, इसके मुख्य पृष्ठ पे अंकित है, क्या अंकित है? नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा और अंग्रेजी में गद्य पद्यमय काव्य, प्राचीन वृत्य, राज्य संबंधी विषय, नाटक विधा और कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गद्य और समालोचना संभूषिता। ये चंद्रिका के मुख्य पृष्ठ पे अंकित है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था, जिसे भारतेंदु के सहयोगी बिहारी चौबे निष्पन्न कर रहे थे। बिहारी चौबे जी भाषा विज्ञान विषयक लेख भी लिख रहे थे। इंडियन एंटीक्वेरी टाइम्स आदि से संबंध प्रसंगों का चयन भी किया जाता था। ग्राउश आदि के हिंदी संबंधी वक्तव्यों पे विचार विनिमय भी प्रकाशित होता था। हरिश्चंद्र मैगजीन में धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप ध्यान देंगे कि हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु की किस पत्रिका में धर्म, भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट छापी जाती थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन में। मध्यवर्गीय समाज पे विचार का कार्य उसी समय आरंभ हो गया था। कानून की पुस्तकों के अनुवाद की योजना का प्रकाशन भी होता था। इसके साथ साथ पुराने ढंग की कविताएं, समस्या पूर्तियां, नायिका भेद पे क्रमशः लेख भी प्रकाशित होते रहते थे। उनकी पत्रिकाओं से साफ है कि गद्य के क्षेत्र में वह पूर्णतः आधुनिक थे, तो काव्य के क्षेत्र में परंपरावादी। इसके मूलभूत कारणों की व्याख्या यथा प्रसंग आगे की जाएगी। अभी तो हम अपने को गद्य के विकास तक ही सीमित रखना चाहेंगे। ये लेखक कहते हैं कि गद्य को विविध विषयों की ओर ले जाने के साथ साथ उन्होंने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का परिहार करते हुए उसे नए विचारों की वाहकता के अनुरूप संस्कृत किया। सन 1873 में भारतेंदु ने स्वयं लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 में। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है
कि भारतेंदु जी कहते हैं, कब कहते हैं, 1873 में कहते हैं कि हिंदी नए चाल में 1873 में ढली, और इसी को वो हरिश्चंद्री हिंदी भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। भारतेंदु हिंदी गद्य के संबंध में राजा शिव प्रसाद और लक्ष्मण सिंह के अतिवादों से बचते हुए मध्यम वर्ग के पक्षपाती थे। यह मध्यम मार्ग केवल मेल जोल की भाषा ही लेकर नहीं आया, उसने भाषा को सजीव बना के लेखक और पाठक के बीच आत्मीय रिश्ता भी जोड़ा। आचार्य शुक्ल, हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल की, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल हैं वो हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु जी और उनके मंडल की भाषा शैली की स्वच्छंदता, चपलता और उन्मुग्धता पे मुग्ध हैं। यह उमंग जितनी भाषिक है उतनी ही सामाजिक भी। भारतेंदु का व्यक्तित्व अपनी उदारता, गुणग्राहता आदि के कारण इतना आकर्षक और लोकप्रिय था कि उनके आसपास लेखकों का अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया। उनमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्णदास आदि प्रमुख हैं। ये सब भारतेंदु मंडल में आने वाले कवि थे। तो प्रश्न बनता है कि कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है, तो आपको ध्यान रहेगा तभी आप सही करेंगे। तो प्रताप, प्रेमघन, भट्ट, जगमोहन, इनको तो आप जानते हैं, अंबिका दत्त व्यास को भी जानते हैं कि ये तो भारतेंदुए में आएंगे। आपको राधाचरण गोस्वामी को ध्यान देना है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को, काशीनाथ खत्री को, राधा कृष्णदास को। स्वयं भारतेंदु अपने परिवेश को अंतर प्रांतीय बनाना चाहते थे। चंद्रिका के सहायक संपादकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल, दामोदर शास्त्री बिहार से और राधा कृष्ण लाहौर, नवीन चंद्र राय पंजाब आदि का नाम छपता था। इससे भारतेंदु के व्यापक भारतीय दृष्टिकोण का पता चलता था। कहते हैं बच्चन जी कि अपनी इसी व्यापक चेतना के फलस्वरूप भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को अनेक रूपों, निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृतांत, इतिहास आदि में ढाला। उनके सहयोगियों ने भी अपने ढंग से उनका हाथ मजबूत किया। इन लेखकों में विषय संबंधी एक रूपता का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सभी एक ही युग चेतना के सूत्र में बंधे थे, पर अपनी व्यक्तिक विशिष्टता के कारण वे एक दूसरे से काफी भिन्न भी थे। कहते हैं बच्चन जी कि भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं, और निबंध तो आधुनिक गद्य की बहुत खास चीज है। कहते हैं कि कविता और नाटक की अपनी ही परंपरा कम लंबी नहीं है। उपन्यास और कहानी लेखन के मूल में बंगला की प्रेरणा तो हो सकती है, पर निबंध उस समय की उस व्यक्तिक स्वच्छंदता की देन है जो उस ऐतिहासिक परिवेश के कारण उत्पन्न हुई थी। कहते हैं कि कहानी और उपन्यास तो मानते हैं बंगला के प्रभाव से हिंदी में आया, पर निबंध तो अपना है हिंदी का, ये व्यक्तिक स्वच्छंदता का प्रभाव है। इसीलिए अपने विचारों और मान्यताओं को जितने खुले और वैचित्र्यपूर्ण ढंग से उन लोगों ने निबंधों में व्यक्त किया, उतने खुले ढंग से अन्य किसी रचना प्रकार के माध्यम से नहीं। तो ये थे हमारे भारतेंदु जी। अभी और है, थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि भारतेंदु जी हमारे थोड़े बड़े हैं, तो ये टाइम थोड़ा सा लेंगे, पर कोई बात नहीं, इनको कंप्लीट करते हैं हम। फिर भट्ट जी आएंगे तो वो छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। कहते हैं कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी निबंध के नाम पे कुछ आर्थिक, कुछ धार्मिक उपदेश, प्रवचन, सिद्धांत, परिचय तो मिल ही जाता है, पर साहित्यिक निबंध नहीं मिलता। भारतेंदु के निबंधों में
उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग, विनोद, उदारता, सजीवता, सब कुछ के दर्शन होते हैं। निबंध चाहे ऐतिहासिक हो अथवा गवेषणात्मक, सामाजिक हो अथवा यात्रा परवक, सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की झांकी देखी जा सकती है, जो अपनी व्यापकता में संपूर्ण युग चेतना को समेटे हुए है। अकबर और औरंगजेब का तुलनात्मक निबंध अकबर की ओर उनके झुकाव का द्योतक है। उन्होंने लिखा है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। इसमें स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें केशव चंद्र को अधिक उदाराशय और आत्मनिरपेक्ष बतलाया गया है। यह भी उनके अधिक उदारवादी और प्रगतिशील होने का ही प्रमाण है। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु का निबंध है। इसमें उन्होंने केशव चंद्र को अधिक उदारशय बताया है। नई चेतना के फलस्वरूप उन्होंने मरणोन्मुखी रूढ़ियों को सर्वत्र झटका दिया। काशी नामक निबंध में हिंदुओं के अंधविश्वास और अज्ञान का बुरी तरह से पर्दाफाश किया गया है। काशी निबंध भारतेंदु जी का है। और तदीय सर्वस्व, अस्पृश्यता और बाह्य आडंबर का उद्घाटन करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं करता। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों की संकीर्णताओं पर भी गहरा प्रहार किया है। यात्रा वर्णन के बीच बीच जहां कहीं उन्हें अवकाश मिला है, रूढ़ियों पर चोट करने से बाज नहीं आए हैं। कहते हैं भारतेंदु जी कि एक व्यक्ति का पिता पानी में डूबकर मर गया है। पंडित जी ने जिस मंत्र से पिंडा कराया, उसका उल्लेख भारतेंदु ने यूं किया है। अब देख लीजिए, ये पंक्ति पूछी गई है भारतेंदु के पेपर में। आर गंगा पार गंगा, बीच में पड़ गई रेत, तहां पर गए गाय को चले बुजबुला देत, धर दे पिंडवा धर दे। फिर कहते हैं, इनका एक निबंध है सबे जाति गोपाल की। इसमें उन्होंने जाति पाति का विरोध किया है। तो काशी निबंध है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन है, सबे जाति गोपाल की, भारतेंदु की, ये सब निबंध आपको ध्यान देना है। भारतेंदु जी अपने देशवासियों के अज्ञान, संकीर्णता आदि की घोर भर्त्सना करते हुए वे उन्हें जगाने का प्रयास भी करते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में भारतेंदु जी लिखते हैं, कहते हैं कि वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। इन्हें केवल इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। और ये काम भारतवासियों को उनकी शक्ति याद दिलाने का काम स्वयं भारतेंदु जी कर रहे थे। उन्होंने उसी ओर आगे कहा है कि जो लोग अपने को देश का हितैषी समझते हैं, वो अपने सुखों का होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर को कसो और उठो। देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा, सब खुदे आने लगेंगे देश हित के लिए। जब तक यहाँ 200 आदमी बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं कहाएंगे, कैदी न होंगे, जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। और वस्तुतः यह सुधार की बात नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। देश की गरीबी, कर, क्लेश, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख तो उन्होंने जगह जगह किया है। जातीय संगीत जो भारतेंदु जी की पुस्तक है, उसमें वो लिखते हैं कि अनेक विषयों का निर्देश किए हैं जो तत्कालीन जागरूकता का प्रमाण है। बाल्य निकेतन, जन्मपत्री की विधि, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, स्वधर्म चिंता, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, फूट, बैर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातित्व और बहुभक्तित्व,
योग्य पूर्वाचार्यों की स्तुति, जन्मभूमि, आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा, अदालत, हिंदुस्तान की वस्तु, हिंदुस्तानियों का व्यवहार करना, भारतवर्ष के दुर्भाग्य का वर्णन है। ये विषय स्वयं भारतेंदु की चतुर्मुखी जागरूकता के परिचायक है। इनमें से कुछ विषय शिक्षात्मक हैं, पर अधिकांश जन्मभूमि तथा उनकी समस्याओं से संबंध है। सच पूछिए तो भारतेंदु के निबंध, नाटक, काव्य सभी कुछ इन्हीं विषयों के दृष्टि में लग के लिखे गए हैं, अतः वे सोद्देश्य हैं। फिर देखते हैं, अगला पेज है हमारा कि भारतेंदु ने सतर्कता पूर्वक अपने पूर्ववर्ती गद्य की त्रुटियों का भरसक परिहार किया। यूं तो आवश्यकता अनुसार भाषा का परिष्कार संस्कार होता चला आ रहा था। राजा शिव प्रसाद ने राजा भोज का सपना में जिस पुष्ट भाषा शैली का व्यवहार किया था, अथवा राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने अनुवादों में भाषा शैली की जो सरसता उत्पन्न की थी, वह इस बात का द्योतक है कि भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य का निखार हो चला था, पर भारतेंदु ने उसे व्यवस्था देके आगे बढ़ाया। भारतेंदु को अनेक विषयों पे स्वदेश्य लिखना था। उक्त दोनों अनुवादों ने पूर्व निश्चित विचारों और भाव को ढालना था, पर हरिश्चंद्र को दोनों दृष्टियों से मौलिक प्रयास करना था। उन्हें अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाना था, उनको जगाना था, उनमें पूर्ण चेतना विकसित करनी थी। इसीलिए उनकी शैली पे व्याख्यानात्मकता की छाप साफ देखी जा सकती है, किंतु यह धार्मिक व्याख्यानों से भिन्न है, क्योंकि इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी किन्हीं अंशों में प्रतिफलित हुआ है। उन्हें इतिहास का अद्भुत बोध था। भारतेंदु जी को मुसलमानी शासन के अत्याचार से मुक्त होकर हिंदू जनता को राहत का अनुभव हुआ। इस तथ्य का भारतेंदु ने खुद उल्लेख किया है। इसके आधार पे कुछ लोग, जिनमें तथाकथित प्रगतिवादी भी शामिल हैं, भारतेंदु की रचनाओं में हिंदू राष्ट्रवाद सूंघ लेते हैं। ऐसे लोगों को अपनी घ्राण शक्ति ठीक करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अकबर और औरंगजेब, महात्मा मुहम्मद, बीबी फातिमा आदि निबंध पढ़ना चाहिए, जिनमें मुसलमानी धर्म के प्रति उनका आदर और सम्मान व्यक्त हुआ है। जो लोग कहते हैं कि भारतेंदु हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, उनको ये सब निबंध पढ़ लेना चाहिए। अंग्रेजी राज्य में कुछ अच्छाइयां भी थी, जैसे प्रेस, मुद्रण यंत्र, यातायात के नए साधन आदि। धार्मिक दृष्टि से भी वे उदार थे, अतः उनकी प्रशंसा न करना भी प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन भारतेंदु जी मुसलमानी राज को प्लेग और अंग्रेजी राज को छई का रोग कहते हैं। ध्यान देंगे, ये कथन पूछता है कि कौन मुसलमान को प्लेग और अंग्रेजी राज्य को, मुसलमानी राज को कहते हैं, मुसलमान को नहीं कहते हैं, और अंग्रेज को छई रोग कहते थे, जो अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों की शोषण नीति के सख्त खिलाफ थे। इसके प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का समर्थन किया, औद्योगिकरण की मांग की और निज भाषा को सब जाति का मूल कहा। सामंतवाद और साम्राज्यवाद के इजारेदारों, पंडों, पुरोहितों, मौलवियों, राजाओं, जमींदारों, अमलों पे गहरा प्रहार किया। राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंदु जी ने ही किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देनी है कि राष्ट्रीय के अर्थ में जातीय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अब हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। थोड़ा सा और दिया है कि भाषा के संबंध में भारतेंदु जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, यद्यपि उसका निर्वाह वे सर्वत्र नहीं कर सके, फिर भी भरसक उसको पूरा करने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। सामान्यतः उनके वाक्य छोटे, व्यंजक और भावपूर्ण होते हैं,
परिभाषा की यह सफाई और सरसता उनके समसामयिक किसी अन्य लेखक में नहीं मिलेगी। यदि आप हास्य और व्यंग्य के लिए देखना चाहते हैं तो उनका निबंध अद्भुत अपूर्व स्वप्न देख सकते हैं। ठेठ बनारसी ठाठ के उनमें से मुहारों और लोकोक्तियों में अद्भुत सप्रायणता आ गई है। तो अब हम भारतेंदु जी को समाप्त करते हैं। चूंकि बहुत बड़े लेखक थे तो इनको 10 या 20 मिनट में समाप्त नहीं किया जा सकता था, इसीलिए 25 मिनट समय लगा, पर जरूरी था। भारतेंदु जी से प्रश्न बनते ही बनते हैं, बहुत बड़े युग प्रवर्तक थे तो इसीलिए इनके बारे में इतना सारा दिया था। तो जो जो चीज़ें आपको बताई गई आप उन पे ध्यान देंगे, किसकी किसकी स्थापना इन्होंने किया है, क्या क्या यहाँ पे उल्लेख किया गया है, सब आपको ध्यान देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सभी के यहाँ शेयर करें। पहली बार हमारे साथ जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।